हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 7 का डीओ की तरफ से जो मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया ना, वो सोल्व करवा रहा हूँ। ध्यान से समझना, अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये हिंदी में है, ठीक है, और यहाँ पर है इंग्लिश में। तो देखो, मैं आपको ना थोड़ा आइडिया भी दूंगा कि आप स्टडी कैसे करेंगे, क्योंकि आपको ना फुल मार्क्स लाने हैं। आप मेरे पास पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे से एक एक चीज समझनी है। ओके, ध्यान से सुनना, ध्यान समझना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परतंत्र नहीं है। देखो, यह बोला कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। तो आप अपनी बुक को ओपन भी रखना, ठीक है। जियोग्राफी की बुक निकालेंगे तो आप देखेंगे ना, पहला जो चैप्टर एनवायरमेंट है, तो आप देखो, नेचुरल का मतलब होता है जो इंसान ने, जो जिसे नहीं बनाया, जो प्रकृति ने बनाया, ठीक है। तो एनवायरमेंट की यहाँ पर आपको जो सारी चीजें बता रखी है, नेचुरल और ह्यूमन मेड, बुक से स्टडी करनी है आपको। देखो, ये सारा नेचुरल जो परमात्मा ने, सच्चे भाषा प्रकृति के मालिक ने बनाया, नेचर ने बनाया। तो एयर बनाया तो उसे एटमोस्फेयर नाम दिया गया, वाटर बनाया तो उसे हाइड्रोस्फेयर नाम दिया गया, और जो जमीन वाली चीज है उसे लिथोस्फेयर बोला गया, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी बताऊंगा आपको, ठीक है। और जब इन तीनों को जोड़ देते हैं तो उसे बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे भी चिंता ना करें, हिंदी में बुक अवेलेबल है, दोनों में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पर्यावरण के घटक एक प्राकृतिक होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए कौन कौन से इंसान ने बनाया, क्योंकि देखो सेम पार्टिसिपेट नहीं आएगा, आपको आइडिया लेना है, और मैं आइडिया आपको दूंगा कि आप कैसे तैयारी करेंगे। जो क्वेश्चन है उसको आप देख के बुक ओपन करो, और फिर उसके आंसर ढूंढो, उसके आसपास की चीजें करो, फायदा हो जाएगा, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तब फायदा होता है प्रैक्टिस पेपर करने का, ठीक है। और इंसान कैसे कैसे रहता है, देखो, एक अकेला, परिवार के साथ, ग्रुप में, धर्म, शिक्षा, ये सारे इंसान से जुड़े हुए चीजें हैं। हो सकता है आपसे ये पूछ ले, ठीक है। और ये होते हैं जीवीय और ये होता है अजीवीय, मतलब बायोटिक और अबायोटिक, ये दो फैक्टर होते हैं एनवायरमेंट के, ठीक है। जब और चीज आएंगे ना तो आपसे डिस्कस करेंगे। अब मुझे बताओ कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ बोले नेचुरल इकोसिस्टम, यहाँ पे कौन नहीं है, तो कौन होगा, रोड आ जाएगा, ठीक है। सड़क आ जाएगा, क्योंकि सड़क इंसान ने बनाई है, ठीक है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में तारे देख सकते, लिखा है ना, बने ना। तो देखो, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, बुक से बनते हैं। और कई बच्चे, अब छोटी क्लास क्यों ना, बच्चे सोचते हैं ये क्वेश्चन याद कर लिए, चलो भी मेरी तैयारी होगी, नहीं, फिर नंबर नहीं आएंगे आपके। आपको एक्सेस के क्वेश्चन भी करने हैं और एक्स्ट्रा भी करना है, ठीक है। अब सुनो, ये कह रहा है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, ये 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से आया क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपके पास बुक है, चैप्टर ये आपने ओपन कर रखा है, ये देखो, ये लिखा है। बच्चे ये वाली चीजें पढ़ते नहीं है, ठीक है ना। क्या आप जानते हैं, और लिखा भी है, पूछ भी रहा है कि क्या आप जानते हैं, फिर बच्चे नहीं जानते। डू यू नो, डू यू नो 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ठीक है। ऐसे बार्टर सिस्टम पूछ सकता है आपसे। क्या होता है बार्टर सिस्टम, पता है बच्चों, जब वस्तु के बदले वस्तु लेते और देते हैं ना, उसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय, ठीक है। व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, जब बिना मनी के गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, उससे बोलते हैं बार्टर सिस्टम, ठीक है। क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। समझ में? थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी हम चलेंगे, एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे ना, हाँ या ना। चलो भाई आगे सुनिए। एक है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है, ठीक है। ये देखो, आपकी बुक में पहले क्वेश्चन इंग्लिश में देख लो। ये कह रहा है, जिन बच्चों को आंसर पता है ना, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर बतानी है अर्थ की। ये रिवीजन चल रहा है, जिनको पता है ना, तब भी आप बुक ओपन करेंगे, क्या पता आपको कोई नई चीज सीखने को मिल जाए, यस या नो। अब सेकंड चैप्टर में देखो, बुक ओपन है, ये देखिए। तो इसने बोला है कि, ध्यान से देखो, यहाँ पर इनर मोस्ट लेयर, देखो यहाँ पर आपको बता रखा है परपेटी सबसे बाहर है, फिर क्या है मेंटल, और फिर क्या है क्रोड। तो सबसे अंदर कौन है, क्रोड, इंग्लिश में कौन है, कोर। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो देखो यहाँ पर, देखो ये लिखा है सबसे भारी परत कौन सी है, अपर मोस्ट कौन सी है, क्रस्ट, लिखा है ना। आपकी किताब में सब कुछ लिखा होता है, बस बच्चे ना चैप्टर एक बार पढ़ा खत्म, पढ़ने के लिए नहीं करना होता, उसको अंडरलाइन करके नोट्स भी बनाने पड़ते हैं, और ये खुद बनाओगे तब 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। अगर दूसरे के नोट की कॉपी पेस्ट करोगे तो नहीं आ पाएंगे। जैसे अब हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, ये सिलिका और एल्यूमिना
ठीक है, सीएल बोलते शॉर्ट में से। हो सकता है इस पर क्वेश्चन दे दे कि सीएल में दोनों कौन है, हाँ है ना। ठीक है, फिर मेंटल के बारे में पूछ ले कि प्रॉपर्टी के नीचे कौन है, मेंटल है। ठीक है, ये सीएल पूछ सकता है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम। ठीक है, और क्रस्ट के नीचे कौन है, मेंटल है, हाँ है ना। और मैंने आपसे यहाँ पर बताया इनर मोस्ट पूछा था क्वेश्चन में, तो इनर मोस्ट लेयर कौन सी लिखी ना, कोर। सब बुक में से आएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन ना आए, ये आ जाए कि कितने रेडियस है, आसपास है, कितने नीचे की गहराई पे 3500 किलोमीटर। तो मैंने आपको बोला, और इसके अंदर क्या चीज पाई जाती है, ये था NiFe, नाइफ, यानी कि Ni से निकल, फी से फेरस। समझो। तो आप जो भी क्वेश्चन है ना, मतलब जो भी सैंपल पे कर रहे हो, उसको खोल के बुक में ढूंढो। थोड़ा टाइम भले लगेगा, लेकिन आपको पढ़ाई में इतना मजा आएगा, आपको पता नहीं चलेगा कितने घंटे आपने पढ़ाई कर ली। सच बता रहा हूँ, ये तरीका होता है। ठीक है, ये देखो, ये देखो 3500 किलोमीटर है, यहां दिखाता हूँ। ये देखो, ये लिखा सबसे आंतरिक परत करोड़ है, लिखा है ना, हाँ है ना, लिखा है ना करोड़। तो ये कितने किलोमीटर है, कैसे है, इसमें नीफे क्या है, तो इसमें निकल और लोहा है। ठीक है, आपको ये करना हो, जैसे ये पढ़ा तो फिर ये थोड़ा सा ये पढ़ लिया कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा प्रॉपर्टी है, सिर्फ जितनी पृथ्वी का वॉल्यूम है ना, उसका 1% ही प्रॉपर्टी है। 80% मेंटल है, 15% करोड़ है। और पृथ्वी की रेडियस कितनी है, 6371, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकता है ना आपसे। ऐसे स्टडी करनी है आपको, करोगे ना, लाओगे ना अच्छे मार्क्स। ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ना, याद करना। ठीक है, 84% कंसिस्ट करता है मेंटल, 15% कोर है, और 1% है खाली क्या, क्रस्ट। ठीक है, ऐसे डीपली पढ़ेंगे, पढ़ोगे ना, वादा करो पढ़ोगे, है ना। और 3 प्रकार की रोग होती है, देखो 3 प्रकार की रोग होती है, इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रोग। ठीक है, और अगर जमीन के अंदर बन रही है तो क्या हो गया, इंट्रूसिव, और जमीन के बाहर निकलने के बाद बन रही है तो क्या हो गया, एक्सक्लूसिव। ऐसे ना आपको अच्छा अच्छा तरीके से करना है। ठीक है, सुन रहे मेरी बात। तो अंतर्वेदी मतलब जमीन के अंदर ठंडी होकर बनती है, और ये भेदी बाहर आता है। ठीक है, और शैल कितने प्रकार के, 3, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। और याद रखना, ये जो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर जो ठोस बनता है, इस प्रकार की जो शैल जो आग्नेय होती है ना, आग्नेय, इसको प्राइमरी जो है ना रोग भी कहा जाता है। तो प्राइमरी रोग पूछेगा तो किसे कहा जाता है, इग्निशियस रोग को प्राइमरी रोग भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आ गया कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द इग्निशियस रोग, तो बच्चों को पता ही नहीं होता, क्योंकि एक एक लाइन पढ़नी होती है ना। समझ में आ रही है, ये आपको खुद करना पड़ेगा, मैं तो देखो गाइडेंस के लिए आपको जितना हो सके करवाऊंगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है, क्योंकि मेरा मकसद बच्चों को क्रिएटिव बनाना है, सेल्फ स्टडी को सिखाना है, मैं यही इसी हिसाब से पढ़ाता हूँ बच्चों को। ठीक है, अब देखो मेरी बात, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो, ये हमने बहुत टाइम इस पे ले लिया, तो आंतरिक परत कौन सी है, करोड़ है। ठीक है, इसलिए मेरी वीडियो ना काफी लंबी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, स्टडी सच में करना चाहते हैं, वो पढ़े। ठीक है, ये नहीं कॉपी पेस्ट कर दिया, कहाँ टाइम कम होता है तो फिर मैं सीधा आंसर से दे देता हूँ, लेकिन आपके लिए स्पेशल टाइम निकाला है मैंने। ये देखो, ये पूछ रहा है टाइप बताइए रोग्स की, देखो मैं तो ऐसे जनरली स्टडी कर रहा था, यही तो होता है कि आप जो चीज पढ़ो उसके आसपास पढ़ो। जैसे मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, या स्टडी के लिए कुछ चीज निकाली तो कोई और चीज आई तो वो भी देखने लग जाते हैं, एक्स्ट्रा करते हैं ना। तो ऐसी स्टडी में एक्स्ट्रा करो ना, जो चीज पूछे उसके अलावा और चीज ढूंढो, मजा आ जाएगा, आएगा। वेरी गुड। अब सुनो, ये बोलो शैल के प्रकार कौन से, अब शादी करने अगर तीनों है तो आंसर क्या दिया गया, हमें इसमें टाइम लगा नहीं, और मुझे अब दोबारा दिखाना भी नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने अभी भी आपको डिस्कस किया 3 प्रकार की, करा ना, इग्निशियस, सेडिमेंटल, मेटामॉर्फिक, हाँ है ना। ठीक है, वेरी गुड बेटा, शाबाश। ठीक है बेटी, शाबाश। नेक्स्ट है, ये कह रहे कौन सी सिस्मिक वेव नहीं होती, PSL या वाई, कौन सी नहीं होती। अब हम आपको बताएंगे, देखो चैप्टर हम ओपन करेंगे। ठीक है, चैप्टर ओपन कर लिया। ठीक है, चैप्टर ओपन कर लिया, यहां पर देखो ये रहा भूकंपीय तरंगे। ठीक है, हिंदी में भी देख लो, पहले हिंदी में क्वेश्चन भूकंपीय तरंगे, इसमें मतलब कौन सी नहीं होती ये लिखा। ठीक है, 3rd चैप्टर खोलो। अब आपको सर आप तो फटाफट निकाल दो, हमें कैसे पता चलेगा,
भाई मैंने तो चैप्टर देखो अच्छे से पढ़ रखे हैं ना, पढ़ाता भी हूँ। तो आपने नहीं पढ़े तो अभी तो जैसे मिड टर्म जितना हो सके ट्राई करो, लेकिन मिड टर्म के बाद अच्छे से तैयारी करना, एक एक करना। ये देखो 3 प्रकार के अर्थक्वेक की वेव्स होते हैं, पी, एस और एल। तो कौन सी नहीं होती, कौन सी नहीं होती? मैं आपको यही बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं। बच्चे कहते हैं बाहर से आए, बाहर से आए, तो कैसे बाहर से बन जाते हैं? क्योंकि जब हमें पढ़े नहीं होते हमें बाहर से लगते हैं। ठीक है, अब आ जाओ 6 क्वेश्चन पे। ये कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। देखो जो सूरज है ना, सूरज, ठीक है, तो उससे ना बहुत रेस निकलती हैं सूरज की रोशनी से, और वो होती है यूवी रेस, और ये अल्ट्रावायलेट रेस होती है। इन्हें हिंदी में बोला जाता है पराबैंगनी किरणें। क्या बोला जाता है? पराबैंगनी। और ये किरणें काफी खतरनाक होती हैं, और अगर ये पड़ जाए ना किसी इंसान पर या पौधों पर, तो उनको स्किन डिसीज, स्किन कैंसर या पेड़ वगैरह खराब हो जाते हैं। तो उसको रोकता कौन है? उसे ओजोन लेयर बचाती है। ठीक है, कौन सी लेयर बचाती है? ओजोन लेयर बचाती है। ठीक है, ये यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो मैं दिखाता हूँ 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर देखो, ये आपने अच्छे से पढ़ा होना चाहिए बच्चों। ये देखो, ये वायुमंडल है, ठीक है, इंग्लिश में आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखो मेरा मकसद है स्टडी को ना बहुत आसान तरीके से बच्चों को कराना। ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये देखो कौन कौन सी लेयर होती है। देखो एग्जाम में एमसीक्यू बोले थे कि हवा की, वायुमंडल की कितनी लेयर होती है? 5 होती है। ये देखो ये सारा लिखा है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिसोस्फेयर, लिखा है ना, देखिए सारी लेयर लिखी है ना। और 5 होती है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे पिक्चर में नोटिस किया करो क्या बना है। ये एग्जाम को देखो, माउंट एवरेस्ट किस लेयर में आता है? ट्रोपोस्फेयर में आता है। ठीक है, सुन रहे हो? ओजोन लेयर किस में आती है? किस में आती है बताओ? स्ट्रेटोस्फेयर में आती है। फिर अब देखो यहाँ पर जब हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा, ये ट्रोपोस्फेयर है, तो ये लेयर जो इसमें एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर किसमें होता है? ट्रोपोस्फेयर में होता है। हिंदी में देखो ये साथ में आ गया। देखो पहले ये शोभ मंडल, इसी में वायुमंडल की परत होती है, ठीक है, शोभ मंडल में। और कितनी है? 13 किलोमीटर, खाली 13 किलोमीटर है ये। कितनी है? 13 किलोमीटर। तो आपको टोपस, अब मान लो इसके ऊपर आ गया कि 3-4 बातें बताओ, तो बता दोगे ना कि 13 किलोमीटर है। ठीक है, इस पर एटमोसफेयर पाया जाता है। इसी में सांस जो हम लेते हैं ना हवा में, वो यही वाली है। ठीक है, इसमें बारिश होती है, इसमें बादल वगैरह बनते हैं, फॉग, हेलस्टोन वगैरह होते हैं। ठीक है, ये देखो हिंदी में, इसी में सांस लेते हैं हम। ठीक है, शोभ मंडल सबसे पास में कौन है हमारे? शोभ मंडल। कौन है? ट्रोपोस्फेयर। ऐसी स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, यहां पर देखो ये कह रहे हैं इसमें किसी प्रकार के बादल वगैरह नहीं होते। देखो ऐसे आराम से देखो, ये लिखा यहाँ पे, इसमें ना समता मंडल में कोई बादल वादल नहीं होते, इसीलिए इसमें हवा जरूर उड़ते हैं। एग्जाम में हवा जरूर किस में उड़ते हैं? समता मंडल में उड़ते हैं। तो इसको एनालाइज किया करो, हर किसी की एक एक बात याद करो। ये कितने किलोमीटर तक है? 80 किलोमीटर तक ये। अब मैं सारा ना बता देता, फिर पूरा चैप्टर इसी में निकल जाएंगे ना पूरा। समझ में आ रही है? बस तो आपको मैं ओजोन लेयर के बारे में बता रहा था कि ओजोन लेयर जो है, यहाँ पर देखो ओजोन लेयर है समता मंडल में, तो ये इसी के अंदर मिलेगा। ये रहा ओजोन गैस जो है, वो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमें रक्षा करती है, लिखा है ना। तो जैसे वो क्वेश्चन कहाँ से बना था, तो इतनी अंदर से बना था। मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा था, ये क्वेश्चन कहाँ से बना था, ये आई समझ? ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो अब आगे सुनो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है कि जो सिविल राइट मूवमेंट है ना अमेरिका में, वो कब स्टार्ट हुआ था? जाना? हाँ, अब हम ला रहे हैं पॉलिटिकल की बुक में, है ना। तो देखो पॉलिटिकल की बुक है हमारे पास, ठीक है, इसका पेज भाई तो थोड़ा सा छूट गया, है ना। ठीक है, लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो। तो यहाँ पर इसने बोला है कि जो सिविल राइट मूवमेंट है ना कब स्टार्ट हुआ अमेरिका में, तो ये 1950, इसका आंसर ए आंसर है। ठीक है ना। अब मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ आपको, सुनो। देखो पता क्या, वैसे ना इन्होंने यहाँ पर लिखना था 1950 डिकेड, क्योंकि इसी डिकेड में चालू हुआ। उन्होंने 1950 लिख के ऐसे सही नहीं किया। देखो 1950 के दशक में, अंतिम दशक में समान अधिकार दिलाने का आंदोलन था। 1950 के अंतिम दशक लिखना था इसे, क्योंकि यहाँ पर अब देखोगे ना 1955 के दिन उसके साथ घटना घटी, और फिर 1964 में नागरिक अधिनियम जो है ना वो एक्चुअल में बना।
तो यहाँ पे 50 लिख के उन्होंने सही नहीं किया, लेकिन अब जो था उसके हिसाब से हमने कर दिया। डिकेड लिखना था इसमें क्वेश्चन, ठीक है, डिसपेंडिंग है। मेरे साथ अगर मैं होता तो अब बच्चे ने कोई भी टिक किया तो उसको मतलब क्वेश्चन गलत लिखने के नंबर जुड़ देता। पर नियरेस्ट यहाँ पे इन्होंने पूरा बात नहीं लिखी ना कि डिकेड, जो लास्ट डिकेड है, डिकेड मतलब देखो डिकेड का मतलब क्या होता है, 10 साल को डिकेड बोलते हैं, दशक बोलते हैं, ठीक है। और शतक का मतलब क्या होता है, ठीक है, सेंचुरी मतलब 100 साल को बोलता है, ठीक है। अब सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट द गवर्नर। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है, ठीक है। कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। अब आपको सुना कि कैसे कैसे आप ढूंढ के प्रैक्टिस करेंगे। अब आगे सुनो, 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये कह रहा भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही बात बताइए। ये कह रहा भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है, तो देखो ये बिल्कुल ठीक लिखी है। ये कह रहा भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 के तहत अस्पष्टता को समाप्त कर दिया गया है। ये कह रहा, देखो ये कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कौन सी बात सही लिखी है यहाँ पर। देखो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है ना कि सबको राइट मिलना चाहिए, इक्वलिटी मिलनी चाहिए, हाँ है ना, कहता नहीं कहता। और ये कह रहा है कि अनटेरिटरी जो है वो आर्टिकल 15 में आती है। देखो दो आर्टिकल याद रखना, एक आर्टिकल 15 और एक आर्टिकल 17, दोनों में से एक पे क्वेश्चन हर बार आता है। ये कह रहा पब्लिक प्लेस जो है वो कुछ लोगों के लिए रिजर्व है, पब्लिक प्लेस जहाँ पे कोई भी व्यक्ति जा सकता आ सकता है, तो कुछ लोगों के लिए तो हो नहीं सकता। ये बिल्कुल गलत है। आपको बता दो इसका आंसर सिर्फ ए है, क्योंकि अनुच्छेद 15 में अस्पष्टता को समाप्त करने की बात नहीं की गई थी, 17 में की गई थी। मैं आपको अभी बुक में दिखाता हूँ, ठीक है। आर्टिकल 15 आर्टिकल 17 दोनों आपको याद रखने हैं। देखो आर्टिकल 15 में ना इक्वलिटी के रिगार्डिंग यहाँ पर दे रखा है। आप अपनी बुक खोलोगे ना, इंग्लिश मीडियम बच्चे बुक ओपन करना, भी इस समय अवेलेबल नहीं थी मेरे पास, ठीक है। यूनिट 1 निकालोगे तो उसमें आपको मिलेगा यहाँ पर, ये सारा पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में अनुच्छेद 15 को लेकर भी 5 नंबर का दे सकता है कि क्या क्या बोला गया उसमें। जैसे हर किसी को होटल में, दुकान पर, सामाजिक जगह पे जाने का पूरा अधिकार है, धर्म, जाति, भाषा, कास्ट, कलर, रिलीजन के बेस पे किसी पर अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोस्टारिका। ये कह रहा है हिंदी में कि कोस्टारिका को लेकर कौन सी बात सत्य है। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आपने चैप्टर पढ़ा होगा, डेमोक्रेसी की बुक है, ठीक है, आपकी समानता वाला चैप्टर, ठीक है, उसमें आप निकालो चैप्टर नंबर आपका 2nd चैप्टर निकालो। 2nd चैप्टर में देखो यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर में ना कोस्टारिका के बारे में दे दिया, हो सकता है एग्जाम में आपके केरल के बारे में दे दी, तो दोनों में से एक पर आगे आए क्वेश्चन। पता है कोस्टारिका को मध्य अमेरिका के सबसे स्वस्थ देश माना जाता है, ठीक है। देखो इसने बोले क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है, अगर आपने पढ़ा है ना तो आप फटाफट बता दोगे कि इसमें से क्या चीज करेक्ट है, हाँ या ना। देखो क्या लिखा है, कई वर्ष पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया। क्या लिया, कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे, देख लो, और सेना का सारा खर्च एजुकेशन, हेल्थ और दूसरी फंडामेंटल चीज पे लगा दिया, और सबसे ज्यादा पैसा इन पे लगाया, और ये बहुत आगे बढ़ गया, और किस पे कोई कमी नहीं है, देख रहे हो। और ऐसे केरल ने क्या करा, केरल भारत का राज्य है, इसने भी एजुकेशन पर बहुत ज्यादा खर्च किया था, आंगनबाड़ी बहुत सारी बनाई, और आज केरल पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा एजुकेटेड में आता है, पता है। स्वास्थ्य में भी बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है केरल, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। यहाँ की जो फीमेल है और जो मेल है वो हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, पता है। केरल में, केरल के लोग इतने आगे निकल गए। पढ़ना इसको बच्चों, पढ़ा करो कहानी की तरह प्लीज। अब देखो कोस्टारिका, जिन्होंने पढ़ लिया उनको नहीं कह रहा, वेरी गुड उनको बोल रहा, शाबाश बच्चा पढ़ते हो। ये देखो आंसर का सीधा बता रहा हूँ, हेल्थीस्ट कंट्री है पूरे सेंट्रल अमेरिका में। ये कह रहा है इसने लार्ज जो बजट है आर्मी पे खर्च कर दिया, गलत लिखा है। इसने हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी इसके पास, यहाँ पे एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी, तीनों बातें गलत लिखी है ना। सही आ गई, ए आ गया, ठीक है। हिंदी में पढ़ सकते तो इसका आंसर क्या, ए, ठीक है। देखो स्टडी कैसे करनी है, जो प्रैक्टिस पेपर में आया उसके आसपास की चीजें करनी है, और मेरा विश्वास मानो आपका पेपर बहुत अच्छे जाएगा, ठीक है। प्लीज टाइम दो अपने को, अभी बहुत टाइम है, आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
प्राइवेट और पब्लिक में क्या डिफरेंट है, कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, प्राइवेट जो है उसमें कॉस्ट ज्यादा होती है, पब्लिक में कॉस्ट कम होती है, प्राइवेट में भीड़ ज्यादा होती है, सॉरी प्राइवेट में भीड़ कम होती है, पब्लिक में भीड़ ज्यादा होती है, क्राउड ज्यादा होता है। अभी क्वेश्चन आएगा तो हम आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, अगर भारत में केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है, अगर भारत में ना केवल पब्लिक हेल्थ अवेलेबल है, ये देखो जो मैं बता रहा था ना यहाँ पे, ये पब्लिक और प्राइवेट के बारे में, तो बताओ क्या भारत के अंदर केवल पब्लिक है? क्या भारत में सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल है, कोई प्राइवेट नहीं है? तो ये क्या गलत है ना। अगर भारत में केवल प्राइवेट है, बताओ क्या भारत में प्राइवेट ही है? ओनली बोला ना, ओनली, तो ये भी गलत है। भारत में तो दोनों है ना। तो ये कह रहे बताओ कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दे रखी है? आप बोलोगे दोनों ही गलत दे रखी हैं, तो आप बोलोगे बी आंसर है। ठीक है, दोनों सर्विस है भारत के अंदर, पब्लिक भी और प्राइवेट भी है, नहीं तो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। हाँ या ना? ठीक है, तो इस तरीके से देखो सरकारी जो है बहुत ज्यादा भूमिका होती है, स्वास्थ्य जो सेवाएं होती है फ्री में सर्विस प्रोवाइड करती है या कम कीमत पर देती है, गरीब लोगों को इलाज करवाती है, जो पब्लिक होती है। ठीक है, तो कई बीमारियों पर कंट्रोल किया पब्लिक ने, मतलब सरकार ने। ठीक है, ओआरएस की फुल फॉर्म करके आना, ठीक है, मुझे बताना कमेंट करके। ठीक है, और आरएमपी इसके बारे में मुझे बताना जरूर कमेंट करके। ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध खिलजी वंश से है? तो यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन अब आ गए हैं। अगर खिलजी डायनेस्टी से कौन है, देखो अब मैं जो बताना चाहता था ना आपको, तो अभी इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो हिस्ट्री की बुक ओपन कर लो, मेरे पास इस समय दोनों अवेलेबल है। ठीक है, ये हिस्ट्री की बुक है आपकी, तो चैप्टर नंबर 3 है ना, तो चैप्टर नंबर 3 में आपको इसका पहला पेज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको इसी में से कई क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया था, ऐसे क्वेश्चन आ रहा था एग्जाम में। अब जो क्वेश्चन के लिए मैंने वीडियो मतलब ये बुक ओपन करी है, वीडियो बना रहा हूँ, इसमें आगे कंटिन्यू खलजी वंश के बारे में पूछा, तो ये देखो ये जलालुद्दीन खलजी, फिर अलाउद्दीन खलजी बना। ठीक है, ये तो पूछा इसने, ये देखो इसने पूछा खलजी वंश में कौन था, तो अब आप बता दो। देखो एक है जलालुद्दीन और दूसरा अलाउद्दीन, तो अलाउद्दीन लिखा ये रहा। ठीक है, और कोई नहीं है। और एक और बात, खलजी खलजी से हिंद भी मिल गई। देखो ऐसे हो सकता है सबसे पहले जो है राजधानी किसने स्थापित करी? ठीक है, दिल्ली में तोमरों ने स्टार्ट करी, कौन था वो? अनंगपाल था, तो ये पूछ सकता है आपसे। फिर इसके बाद कौन है? चौहान है, इन्होंने इस पर जीत पाई तो ये आ गए, फिर ये आ गए। ठीक है, तुर्की में कौन कौन से थे ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कौन सी महिला थी जो तुर्की शासक में, ठीक है, रानी बनी, पूरे इलाके पे उसने राज करा, रजिया, लेकिन 4 साल तक ही काम और बाद में हटा दिया उसको। हाँ है ना, तो ऐसे फिर खलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी, ये आपको लाइन से पता होना चाहिए कौन कौन आया। पहले तोमर आए, फिर चौहान है, ये एमसीक्यू में आ सकता है, इनका ये आ सकता है टफ से टफ। अच्छा बताओ ये कौन सी सदी है? बताओ ये 1351 लिखा, कौन सी सदी मानी जाएगी? ये 14वीं सदी मानी जाएगी, क्योंकि 13 लिखा तो अगली 14 बोलो। ठीक है, और ये 14 लिखा तो 15वीं सदी मानी जाएगी। ठीक है, अच्छे से कर लो। देखो लास्ट में यहाँ तक जो चैप्टर में दे रखा है लोधी वंश तक का दे रखा है, फिर आगे मुगलों का आ जाएगा, वो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। सुनते मेरी बात? इंग्लिश में भी देख लो, इंग्लिश में भी है। ठीक है, और ये देखो ये जो दिल्ली वाल बोला गया था, कॉइन मिंट और कॉल, जो कोइन जो सिक्के थे दिल्ली वाल, बाकी और भी चीजें। ठीक है, आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, और ये मैप कर लो, मैप, ये मैप जरूर आएगा इसमें, ये मैप आपको अच्छे से करना है। ठीक है, अच्छे से इसकी स्टडी कर लो, तुगल के बाद कहाँ है ये वगैरह। ठीक है, बाकी मैं आपके अलग से वीडियो ले आऊंगा, जो कोर्स में ना बोले मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है कि सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? देखो मैं आपसे बोल ही रहा था कि मैं लोधी डायनेस्टी का आगे बताऊंगा आपको मुगलों के बारे में, तो यहाँ उसी के रिगार्डिंग सुलह कुल की नीति किसने बनाई?
तो यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग मैं आपको खुद दिखाता हूँ। ठीक है, ये अकबर ने बनाई थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझाता हूँ, दिखाता भी हूँ। ठीक है, बुक में तो हम हिस्ट्री की बुक में ओपन करेंगे ना, हिस्ट्री की बुक हमने ओपन कर रखी है, तो उसमें मुगलों का चैप्टर निकालेंगे हम। कि रहा मुगल 16 से 17 सेंचुरी में इन्होंने राज करा। ठीक है, इसमें एक राजा हुआ जो अकबर था। ठीक है, जिसने सुलह कुल की नीति बनाई, मतलब कि आप जितने भी अलग अलग धर्म के लोग हैं ना, ठीक है, आप मेरे मतलब राज्य में रहें। ठीक है, और अपने अपने जो है ना रूल्स रेगुलेशन को माने, लेकिन अब मेरे खिलाफ बगावत नहीं करेंगे, सुलह मतलब मिलजुल के रहेंगे, तो वो सुलह कुल की नीति कहलाई। ठीक है, अकबर के टाइम पे जो ये बनी थी। तो ये असल मनसबदार के बारे में सारी चीजें, जो जागीर क्या है, ये आपको अच्छी सारी पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से करना। चैप्टर काफी इसमें से क्वेश्चन बनकर आएंगे। ठीक है, सुनना मेरी बात। एक बार बता दूं, देखो जो ये जो अकबरनामा है ना, ठीक है, ये लिखने का जो श्रेय है ना अबुल फजल को जाता है। और अबुल फजल ने इसको 3 वॉल्यूम में लिखा था। एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ लेता कि अकबरनामा कितने वॉल्यूम में लिखे। जैसे किताब होती है ना, उसके 3 पार्ट, जैसे तुम्हारी हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जो जियोग्राफी, तीन तीन है ना वॉल्यूम, तीन है ना, ऐसी 3 पार्ट है। मतलब ऐसी अब जो अबुल फजल है उसने भी 3 वॉल्यूम में किताब को लिखा था, जिसकी जो पूरी मुगलों के बारे में उसने बताई थी। ठीक है, तो आप 4 चैप्टर में देखोगे ना, हिंदी में दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कई बच्चों को जैसे इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है थोड़ा शुरू में, तो वो हिंदी से पढ़ के ना उसे इंग्लिश में बनाना सीख ले, और शुरू में वो कर सकते हैं। ठीक है, और ये मुगल किसके वंश से थे, माँ किस वंश से थी, पिता किस वंश से था, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, माता जो थी वो चंगेज से थी। ठीक है, और जो पिता था वो तैमूर से था। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और ये मैप आपको करना है, ये आएगा एग्जाम में आपको। ठीक है, बाकी अलग से वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें और आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, ये सारा आपको सारी से पढ़नी। ये रहा सुलह कुल की नीति, अकबर ने बनाई थी। बच्चे इसको डीपली पढ़ते नहीं, और ये जहांगीर के दरबार का नूरजहां पर क्या प्रभाव पड़ा था, ये इसको बच्चे स्टडी नहीं करते हैं। और ये अकबरनामा और आईन अकबरी, इसमें सारा बता रखा है कि अकबरनामा जो किसने लिखी थी। ठीक है, अबुल फजल ने लिखी थी, 3 जिल्दों में लिखी थी, और तीनों में क्या क्या दे रखा है सब ये मेंशन किया गया। बच्चे बता ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको टाइम देना पड़ेगा ना। आप सोचो कि बातें या जो भी टाइम पास करने से दूसरी चीज आ रही है, फिर उतने नंबर नहीं आते ना, फिर जितने नंबर आते सेटिस्फाई रहो। ठीक है, तो आपको खूब पढ़ना है, अगर अच्छा स्कोर करना है तो खूब डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे सुन नेक्स्ट। ये कह रहे गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वर्षों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। ये अभिकथन है, फिर ये कारण है कि कन्नौज के ऊपर शासन की लड़ाई लंबी चली, और इस लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप प्रस्तुत किया। देखिए, हिस्ट्री की बुक है आपकी, उसे ओपन कीजिएगा, चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखो ये सारा इन्हीं के रिगार्डिंग बता रखा है। आप ये खोलें, ये लिखा हेडिंग दिखिए, देखो त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, लिखा है नहीं लिखा? तो ये आपस में तीनों लड़ते रहते थे, पूरा इसके बारे में एक्सप्लेन करा हुआ है यहाँ पे। समझो मेरी बात, क्या था त्रिपक्षीय संघर्ष? गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रीय पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। देखो, कन्नौज की लड़ाई को लेकर, मतलब कन्नौज के इलाके को लेकर आपस में लड़ते रहे, इसलिए इसका नाम त्रिपक्षीय संघर्ष पड़ गया। एक बार पढ़ना है बच्चों, बना के लिखना होता है। जब आपने पढ़ाई नहीं होगा तो कैसे करोगे? जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनको नहीं कह रहा बच्चों। ठीक है, मेरा मेन मोटिव ये है कि आप खूब पढ़ो, खूब तरक्की करो। ठीक है, और आइडिया होता है थोड़ा सा, मेरी वीडियोस में हो जाता है कि मैं डांट देता हूँ। ठीक है, चलो अपना समझ के डांट रहा हूँ। ठीक है, स्टूडेंट समझ के। तो इसका आंसर क्या ए है। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया कि कहाँ से लिया गया था। ठीक है, ऐसे आपको स्टडी करनी है, खूब मेहनत करनी है। 15 क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो द स्टेटमेंट 1 and 2 दे रखी है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे, आपको 2 स्टेटमेंट दे रखी है।
इसने लिखा है मैन्युस्क्रिप्ट आर सोर्स ऑफ हिस्ट्री। क्या मैन्युस्क्रिप्ट में पुराना इतिहास लिखा जाता है? और ये कह रहा क्या मैन्युस्क्रिप्ट में जो आर्चिव है वहां पे सेव करके रखा जाता था? तो आप बोलोगे हाँ ये दोनों बातें ठीक है, ठीक है, समझो। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, ऐसे होते हैं ना। ऐसे यहाँ पे स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू दोनों के दोनों टू दे रखी है। जो पांडुलिपि है उसमें इतिहास के शब्द होते हैं, उन्हें जो अभिलेखागार में रखा जाता था, ठीक है। ऐसे पांडुलिपि के बारे में आएगा तो ये बता देना। तो दोनों ठीक है। तो ये इतना ही था, अभी पार्ट 1 है वीडियो का, ठीक है। आप इसे समझे और आप कमेंट करें, उसके हिसाब से फिर मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आऊंगा। आप कैसी वीडियो चाहते हैं, ठीक है। ये मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी पेपर आपको दोनों में दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छे से स्टडी करना बच्चों। पैसेज वगैरह भी आ रही है, तो पैसेज तो आपको काफी अच्छे नंबर दिलवा देगी, ठीक है। मैप देख लो कौन सा आया हुआ है, ठीक है। ये मैप में आपको भरना होगा, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में दिखा देता हूँ आपको बाकी का। और जल्दी आपके लिए मैं कोशिश करूंगा वीडियो लाने की। हालांकि मैंने सारे आंसर प्रिपेयर कर रखे हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैंने सारे नोट्स बना रहा था मैं। अभी कंटिन्यूसली चल रहा है काम, ठीक है। तो अभी हिंदी में भी करना है ना, तो इसलिए फिर मैं आराम से आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। जब तक आप जैसे मैंने बताया वैसे अच्छे से चैप्टर को रीड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है डियर। सुन रहे मेरी बात? अच्छे से पढ़ेंगे ना? पढ़ेंगे ना अच्छे से? हाँ, वेरी गुड। जो बच्चे सोच रहे हैं ना, ज्यादा नहीं सोचते, पढ़ाई करते हैं खूब। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर सेल्फ। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, और मन करते शेयर भी कर देना। टेक केयर सेल्फ।